इम्पोर्टेंट आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बिहार से हर साल बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्टेट, लेकिन कभी दूसरे स्टेट को बिहार की पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। बिहार का प्लान कब बंद होगा? बिहार जो प्लानिंग हो रहा है मतलब बाहर जा रहे लोग, पलायन जी जी देखिए, ये जब रोजगार मिलेगा बिहार में तभी तो बंद होगा ना। जी जी। लेकिन सरकार इसके नहीं है, बेचारे को अगर बेईमान नहीं बनेगा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये भी हम मजबूरी को भी समझते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लोग चाहेंगे कि आगे लागू हो। हम सरकार में जब आएंगे नहीं आएंगे तो भी हम इस कॉन्सेप्ट पर सोशलिस्ट पार्टी के सबसे कम उम्र के सांसद उस समय उड़ीसा से उन्होंने उठाया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अमीर गरीब के बीच में 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दाम बांधो की नीति होनी चाहिए। आप देखिए इस समय कोका कोला और पेप्सी की पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही है। हम अपने किसान को वो आंदोलन कर रहा है कि हमको हमारे लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में कानूनी गारंटी की तरह दिया जाए, लेकिन हम अपने किसान को उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना देने को तैयार नहीं है और पेप्सी कोला को 10-20 गुना मुनाफा कमा के इस देश से ले जाने की हमने छूट दी है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हर एक चीज़ का दाम सरकार बांधे, तय करे कि कितना दाम होना चाहिए। तो इस तरह के मूल मुद्दों को उठाने वाली ये पार्टी है और अभी भी हम लोग उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। अभी हाल में ही पिछले महीने कर्पूरी ग्राम से, जो कर्पूरी ठाकुर जी का गांव है, आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी मैट्रिक स्तर पे उसको समाप्त किया था, जिसकी वजह से बिहार के बहुत सारे वंचित तबकों के बच्चे, ग्रामीण इलाकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पहुंचे थे। तो कर्पूरी ठाकुर के गांव से और पटना तक की 6 से 10 जुलाई की पदयात्रा हुई, जिसमें हमने मुद्दा उठाया है समान शिक्षा प्रणाली का। बिहार में समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, ये सोशलिस्ट पार्टी की पहली मांग है इस चुनाव में। मुचकुंद दुबे आयोग नीतीश कुमार ने बनाया था, 2007 में उसकी सिफारिश है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से शराबबंदी को लागू किया उस तरह से उसको लागू नहीं किया। हमारी मांग है कि उसको लागू किया जाए और हम उस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरें। इस बार के चुनाव में क्या लगता है सर, अकेले चुनाव लड़ेंगे कि या किसी दल से गठबंधन करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। हमने औपचारिक आवेदन दिया था और हमने एक तरफा उनका समर्थन भी किया। हमें हमारी पार्टी का इतना जनाधार नहीं है कि हम उनसे कोई सीट मांग सकते थे, तो हमने एक तरफा समर्थन किया था, लेकिन हम इंडिया गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हैं। तो इसलिए इस बार ये तय किया गया है कि सोशलिस्ट पार्टी अपने बल पे ही चुनाव लड़ेगी। अगर आपकी पार्टी का विधायक जीत जाती है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? सरकार में शामिल होंगे या किसी? नहीं, बिल्कुल हम शामिल होंगे अगर मौका मिलेगा तो, क्योंकि हमको सोशलिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है उसको लागू कराना है, जिसमें सबसे पहले समान शिक्षा की बात है, समान स्वास्थ्य की बात है, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ें, वो अपना इलाज, सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने परिवार के लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं। सर, जैसे कि आपने कहा कि 2011 में हमारी पार्टी का जो है फिर से जो है एक्टिव होना शुरू हो गया, तो उसके बाद में तो 15 और 20 के चुनाव थे। जी जी। तो उसमें कहाँ थे? नहीं, हम लोग लड़े थे। हमारी पार्टी तब बहुत छोटी थी। पिछले चुनाव में बीहपुर भागलपुर से गौतम कुमार प्रीतम चुनाव लड़े थे जी। इस समय वो राजद में है, और उसके पहले तो हमारे 5 या 6 उम्मीदवार थे और मैं सभी चुनाव क्षेत्रों में गया था। उस समय हमारी पार्टी बहुत ही छोटी थी, लेकिन अब हमारी पार्टी थोड़ी सी मजबूत हुई है, इसलिए हम पटना में प्रेस वार्ता भी कर पा रहे हैं। उस समय तो हमारी वो भी हैसियत नहीं थी। तो हम लोग का ये बिहार का तीसरा विधानसभा चुनाव है पार्टी के जिंदा होने, जय श्री राम, पार्टी के जिंदा होने के बाद। मैं काइंड ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे हूँ। हमेशा से जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे जो एक सम्मेलन में
हर स्टेट से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। उन्होंने हर स्टेट का अपना अपना एक रखा है कि उन्होंने क्या चीज़ें फेस की हैं, और ऐसी चीज़ें नहीं है कि आफ्टर फ्रीडम इन सब चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया गया था कि वर्कआउट करेंगे, बट स्टिल 65 मोर देन 65 ईयर्स कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि इसका हमारे स्टेट और कंट्री के डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि समवेयर स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी को, वुमेन को, मेन को भी, इट्स नॉट लाइक कि हाँ हम ये आदमियों को छोड़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है समवेयर की। कहीं टैक्स को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं महंगाई को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं आरक्षण को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं, वो डेवलपमेंट पर्टिकुलर चीज़ों का नहीं हो पाता है, एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो जितने भी सारे पार्टीज़ ने अभी तक में, सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे लेकर के स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी सारी पार्टीज़ ने अभी तक इलेक्शन लड़े हैं और जितनी भी सारी पार्टीज़ ने स्ट्रेटजी बनाई है, वो समवेयर जो पब्लिक का रिक्वायरमेंट था उसको फुलफ़िल नहीं करके उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है, जो कि बहुत गलत है। एंड इस बार जो SPI पार्टी आ रही है वो पब्लिक को इंटरेक्ट करने के लिए आ रही है, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आ रही है, और हम लोग ग्रास रूट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मैम, आप युवा हैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी जो है कितने % युवा और कितने % महिला का जो है उम्मीदवार बना है? यहाँ पे जो पार्टी है हमारी, इन्होंने आपने इस चीज़ को, इन्वायरमेंट को भांप लिया होगा कि यूथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है जी। और सिर्फ यूथ ही नहीं, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो स्टूडेंट्स आए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ जो महिलाएं आई हुई है वो एकदम ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई है। और सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, बिहार से बाहर के स्टेट्स की भी बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को, यूथ इसमें बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस बार का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यूथ तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज उनको ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। कंट्री किस लेवल पे जा रहा है, उनके साथ, उनके मेंटलिटी के साथ जो खिलवाड़ होता है, ये बहुत गलत बात है किसी भी लेवल पे। तो वो बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्या चीज़ें हमारे साथ रन हो रही है और क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से वो प्लेस कर रहे हैं, और वो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, सारे कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं, एक सेकंड, एक आखिरी सवाल है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग महिलाओं के किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, सुरक्षा या महिलाओं को भागीदारी देने को? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि आप भी जिस जगह से बिलोंग करती होंगी, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि आपके लोकेलिटी में सारी वुमेन IAS ऑफिसर नहीं है, सारी वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, सारी पावरफुल नहीं है। तो जिन जिन की स्टोरीज है वो आप बेहतर जानती होंगी। मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, मैं उस सोसाइटी की वुमेन को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वहाँ वो कहाँ पे वीक है। इट्स नॉट लाइक कि वो एजुकेटेड हो गई तो फिर भी वो एम्पावर्ड है। उनको या तो खुद का वो एजुकेशन लेवल नहीं ग्रो कर पाए, उनको ज़रूरत है, या फिर सोसाइटी ने उसको एकदम ये कर दिया, दबा दिया। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये प्लांट करने की ज़रूरत है। एंड एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके आगे बढ़ो, इसको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। हमने कभी नहीं बोला है आप एम्पावर्ड हो रही है तो आप अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाइए, बट चीज़ों को मेंटेन कीजिए। एम्पावरमेंट है कि अगर मैन अगर अपनी पढ़ाई करके अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना करियर, अपना जॉब देखना चाहते हैं, अपने हायर अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, तो वुमेन को भी इक्वली उनको ये मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। उनके साथ टर्म्स कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप एक वुमेन को अगर ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, आप एक सोसाइटी के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। तो 100 लोगों को पढ़ाने से के कंपेयर में एक वुमेन को पढ़ाना बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक बच्चे से लेकर एक सोसाइटी तक को लीड करती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और SPI पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का प्लान कर रहा है, और हम इस चीज़ पे बहुत घोषणा पत्र में 50%, भाई सरकार तो 33% की बात करती है, हम 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं निर्वाचित पदों पे, नौकरियों में, और उच्च शिक्षा वाले शैक्षणिक। जी सर, जो बिहार में बिहार युवाओं की कितनी भागीदारी देंगे? युवाओं की हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे युवा और आधी महिलाएं हमारे उम्मीदवार हैं जी। और युवाओं के लिए हम ये मांग कर रहे हैं, एक तो हम मनरेगा में ये मांग कर रहे हैं कि 100 की जगह 200 दिनों के रोजगार की गारंटी हो, और 600 रुपया दैनिक मजदूरी हो।
जी। क्योंकि 18,000 न्यूनतम मजदूरी है भारत सरकार का मानक। तो 18,000 के हिसाब से 30 से भाग देंगे तो 600 प्रतिदिन। और हमारा ये मांग है कि जिसका हमारे पास मसौदा तैयार है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए मनरेगा की तरह आप एक 200 दिनों की रोजगार गारंटी का कानून लाएं, और जितना काम आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कराते हैं जो उसका काम नहीं है, जैसे टीचर से आप सर्वेक्षण कराते हैं, है ना, उसका ड्यूटी लगा देते हैं चुनाव में, उसका काम नहीं है। अलग अलग अधिकारियों को जो उनके पद पे उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो छोड़ के वो कोई मुहर्रम का जुलूस तो कोई कांवड़िया यात्रा और ये सब देखता है। तो जो उसका काम नहीं है, जो काम आप उससे कराते हैं, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो, परीक्षा को कराने का काम हो या सर्वेक्षण कराने का काम हो, ये सारा काम शिक्षित बेरोजगारों से कराना चाहिए और उसके बदले में उनको 200 दिनों की एक रोजगार गारंटी की योजना के तहत उनको रोजगार देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी क्या सर। पूछ रहे? बिहार का प्लान कब बंद होगा? बिहार का बिहार जो प्लानिंग हो रहा है, हाँ। तो बाहर जा रहे हैं लोग, पलायन पलायन कब? जी जी देखिए, ये जब रोजगार मिलेगा बिहार में तभी तो बंद होगा ना। जी जी लेकिन सरकार इसके प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होती तो वो नरेगा में 100 दिन का काम देती है। जी जी लेकिन हकीकत यह है कि 100 में से मुश्किल से 30-40 दिन का काम मिलता है, वो भी आप मजदूरी तुरंत नहीं देते हैं। जी जी भाई प्राइवेट काम में तो वो जाएगा, वो उसको तुरंत मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन आप उसका मजदूरी लटका देते हैं। तो नरेगा को अगर ईमानदारी से लागू किया जाए, हम तो 200 दिन का मांग कर रहे हैं, लेकिन 100 दिन का काम भी अगर आप लोगों को ईमानदारी से दे दें और उसकी मजदूरी उनको तुरंत दे दें, जैसे कानून में लिखा है जी कि 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाए, तो आप देखिए बिहार से पलायन रुक जाएगा। ठीक। जी जी चलिए, बहुत धन्यवाद। ये एक इम्पोर्टेंट आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जी। बिहार से हर साल बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्टेट से, लेकिन कभी दूसरे स्टेट को बिहार की पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, इनको अवॉइड करते हैं। उसका ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सब कुछ है, बट सब कुछ फेल हो जा रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत ख़राब मैनेजमेंट के साथ चल रही है और पढ़ाई में उनका 1% भी कोई भी नहीं है जी। योगदान। तो उसको कैसे हमको सिस्टम में लाना है, उसको कैसे फुलफिल करना है और उसको अच्छी तरीके से यूज़ करके कि हमारे बच्चे को माइग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के वो पढ़ाई हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग उसको देना है। और सर, इस बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में, लेकिन 25 में, लेकिन इससे पहले 15 और 20 में कहाँ थे सर? देखिए, 15 और 20 की जहाँ तक बात है तो 20 में 2-3 सीट पर चुनाव यहाँ लड़ी थी पार्टी। वास्तविकता यह है कि पार्टी का अभी बिहार में बहुत पिछले 5-10 वर्षों में बहुत सक्रिय संगठन नहीं रहा है। यह स्थिति हमें बिहार से बाहर भी अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है। लेकिन अब फिर से जब एक सवाल उठा, एक परिस्थितियां दिखने लगी पूरे देश भर में कि संविधान से समाजवाद को हटा देना है, इस तरह की चर्चाएं होने लगी, तो समाजवाद के सभी समर्थक चिंतित हुए और पार्टी को सक्रिय करने के लिए एक बार फिर से सब लोग उठ खड़े हुए हैं। और बिहार में चुनाव है, पहले पड़ा तो बिहार की तरफ रुख किया हम लोगों ने। इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है? मुख्य मुद्दे तो कई हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से नंबर 1 पर जिसको रखा गया है वह है शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली। इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में पिछले माह समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम से शुरू होकर पदयात्रा पटना के जेपी आवास तक रखी भी गई थी 7 दिन की। और समान शिक्षा कहने का हमारा अर्थ यह है कि गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान मांग रहा है हिंदुस्तान। कहना यह है कि सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड के परिवार का बच्चा हो,
उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कम से कम गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए। अगर यह नहीं हो पाता है तो तकलीफ यह होती है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वे ज़्यादा अच्छे कॉलेजों में, ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, और जिनके पास कम पैसे हैं वे कम अच्छे स्कूल में, कम गुणवत्तापूर्ण जहाँ शिक्षा मिल रही है वहाँ पढ़ पाते हैं मजबूरी में। तो ऐसे में यह एक जो शिक्षा का गैप है रह जाता है। एक ही एज के लोगों में जो शिक्षा का गैप अब भी रह जा रहा है। पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन अब जब हमारी आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, अब तो इस शिक्षा के गैप को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे है अब तक। इसलिए हम लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि समान शिक्षा प्रणाली को लागू करो, और बिहार में जो मुचकुंद दुबे आयोग ने सिफारिश की थी समान शिक्षा प्रणाली को कैसे लागू किया जा सकता है, तो हम लोग उसकी वकालत में और 1 नंबर पे अपने घोषणा पत्र में समान शिक्षा प्रणाली को रख रहे हैं। बताइए सर, जो अभी तक नीतीश कुमार जी नहीं किए, लेकिन आपकी पार्टी जो अगर सत्ते में आती तो वो बदलाव करेंगे। हाँ, ये नंबर 1 है, यही नंबर 1 है। असली बात यह है कि 2007 में नीतीश जी के ही नेतृत्व में, हम इसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं कि कुछ तो कदम बढ़े, उन्होंने ही मुचकुंद दुबे आयोग का गठन किया था, लेकिन जब उसकी सिफारिशें आई तब उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, विधानसभा के पटल पे नहीं रखा, उसको एज इट इज छोड़ दिया। वो धूल फांक रही है फाइलें, हम उस पर से धूल हटाना चाहते हैं। हमेशा कहा जाता है सर कि अभी इस बार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एरिया में जो सत्ते में है तो भ्रष्टाचार के लिए मतलब अफसरशाही ज़्यादा हुई है, तो क्या अगर आपकी सत्ते आती है तो क्या अफसरशाही पर क्या कमांड करेगी? देखिए, अफसरशाही पे कमांड की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार पर कमांड की जरूरत है। अब भ्रष्टाचार अफसरशाही में भी भ्रष्टाचार है, नेताओं में भी भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। हम भ्रष्टाचार कैसे निवारण हो इसके लिए काम करना चाहते हैं, और इन सब के मूल में जब हम देखते हैं तो यह दिखता है कि चुनाव में जो खर्च अब करोड़ों करोड़ में होने लगा है, यह भी भ्रष्टाचार का एक मूल कारण है। क्योंकि नेता अगर भ्रष्टाचार नहीं करे तो ये करोड़ों करोड़ में चुनाव कैसे लड़े, ये समस्या नेता की आ रही है। अब नेता अगर भ्रष्टाचार करेगा तो अफसर को भ्रष्टाचार करने से रोक नहीं सकेगा। तो पहले जरूरी है कि नेता भ्रष्टाचार ना करे, तभी वो अफसर को रोकेगा, और नेता भ्रष्टाचार ना करे तो कोई सिस्टम ऐसा आना पड़ेगा कि चुनाव में नेता को इतना खर्च किए बिना भी जीत हासिल हो सके। तो हम लोगों की एक अरुण श्रीवास्तव जी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सुझाया था कि जो खर्च हो, जितने उम्मीदवार खड़े हुए चुनाव में, उनको जो बात का प्रचार प्रसार जरूरी है, जिसके पक्ष में हम लोग काम करें। धनंजय कुमार सिन्हा, प्रदेश महासचिव, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया।